Okay, hello students. Welcome back again to your channel Solution Series CBSE क्लास 6 to 12। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि पिछले वीडियो में हमने जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे सबको एक साथ रैप अप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एक्चुअली में कि मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि NCERT केमिस्ट्री जो है क्लास 9 चैप्टर 1 से रिलेटेड होगा। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर आप जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बार जा कर के ज़रूर देखिए। क्यों देखना है आपको? क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिए, समझ लिए, अच्छे से बना लिए तो फिर समझ लिए कि 50% क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज को आप खुद से कर लेंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो है आप एक बार जा करके उसको देखिए। और चूंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग बनाइए, मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि NCERT जब आप एग्जाम देते हैं ना तो NCERT हर एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से पूछे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना इनसाइड द चैप्टर, इनसाइड है ना, इनसाइड द बुक से ही पूछते हैं। तो आपको जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट गड़बड़ है और आपको जो है और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अब चूँकि यही दो क्वेश्चन हैं तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है और इसको सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक्चुअली में इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से हम लोगों को टेम्परेचर जो है चेंज करना पड़ता है ना। यानी कि सपोज दैट कि अगर टेम्परेचर हमारा केल्विन में दिया है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है, ये कन्वर्जन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर कैसे हम लोग इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है और आपको सेल्सियस में चेंज करना है। तो एक फार्मूला आप पढ़े होइएगा कि जो सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर निकालते हैं इज इक्वल टू ये होता है K माइनस 273। ठीक है, ध्यान रखना है कि हम लोग सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, लेकिन केल्विन में हम लोग डिग्री नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सेल्सियस से अगर आपको है ना, यानी कि अगर आपको सेल्सियस में चेंज करना हो और अगर केल्विन में दिया हुआ हो तो आपको कहीं ना कहीं ये फार्मूला लगाना है। तो देखिए ये ए का आंसर है। तो डिग्री सेल्सियस K माइनस 273। तो यहाँ पे देख लीजिए कि केल्विन में दिया है 293 माइनस 273। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्योंकि आप डिग्री सेल्सियस में निकाल लें तो ये 20 डिग्री सेल्सियस जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का बी नंबर। तो बी में बोल रहा है कि आपका जो है 470 केल्विन है। तो इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, वापस वही कीजिए, फार्मूला है K माइनस 273। तो ये केल्विन में दिया हुआ है 470, इसमें से 273 आप माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए जरा। इसको जो है आप सब्ट्रैक्ट करके बताइए। देखिए 10 में से 3 गया, ये आपका 7 हो गया, ये कैरी 16 में से 7 गया 9 हो गया, और ये 3 में से 2 गया 1, यानी कि 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला आपको कन्वर्जन याद ही होगा, काफ़ी इजी है ना। इसके पहले भी आप लोग जो है बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसको कैसे करना है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि सपोज दैट कि यहाँ पे हम लोगों को सेल्सियस में चेंज करना था, और हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो वही बोल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको केल्विन में चेंज करना है और सेल्सियस में दिया हुआ है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये आपका मेन फार्मूला हो गया, इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए जरा, यहाँ पे K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस है। तो आप इसको कैसे यूज कीजिएगा
यहाँ पे K इक्वल्स टू 273 प्लस, और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो डिग्री सेल्सियस में जो है टेम्परेचर आपको दिया हुआ है ये 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको ऐड कीजिए, 5 और 3 8, 2 और 7 9 और ये 2, तो 298 डिग्री नहीं लगेगा, ओनली केल्विन। तो ये आपका जो है ए का आंसर हो गया। अब बी नंबर देखिए जरा क्या बोल रहा है, बी में 373 है, तो वापस से वही फॉर्मूला लगाइए, के इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन सही है ना, एक बार जो है मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 373 डिग्री सेल्सियस सही है। ओके 3 तो देखिए जरा यहाँ पे 273 अब प्लस डिग्री सेल्सियस कितना है 373, 373 33 336 7 और 7 14, ओके 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो ये 646 जो है ये केल्विन में आपको आंसर आएगा। यानी करना क्या है आपको, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर सपोज दैट कि आपको जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया और केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में टेम्परेचर चूँकि सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सेल्सियस को जब भी केल्विन में आप चेंज कीजिएगा, सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो वो टेम्परेचर जो है आपका किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो एकदम 100% सही है, 646 केल्विन ही आपका आंसर आ गया। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके फोकस होकर के समझिएगा तो काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलो बच्चों, तो फिर से यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो है केमिस्ट्री लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको ये क्वेश्चन 3 में आपको रीजन देना है, ठीक है। आपको बताना है कि गिव रीजन कि नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये कहना चाहता है कि नैप्थलीन बॉल को जब आप घरों में रख देते हैं, नैप्थलीन बॉल क्या होता है, तो देखिए एक्चुअली में वार्डरोब वगैरह में आप लोग रखते हैं कपड़ा वगैरह में, ताकि जो है उससे बैड स्मेल जो है नहीं आता है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं जो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू आ जाते हैं कपड़ों में, तो उनसे वो कपड़ों को प्रिवेंट करता है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करके रखता है उनको। तो जो नैप्थलीन बॉल होता है एक्चुअली में कहा जाता है कि ये जब आप ऐसे छोड़ेंगे ना, इवन कि रूम टेम्परेचर पे आप घरों में रख देते हैं, तो विथ टाइम जो है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। आप कभी कभी देखे हुएगा वाइट कलर का होता है, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे इमेज दे दूंगा नैप्थलीन बॉल का, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इमेज के थ्रू जो है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जो नैप्थलीन बॉल होता है वो वाइट कलर का होता है, और ऐसे रूम में रख, इवन कि बहुत लोग बाथरूम वगैरह में भी डालते हैं ताकि वहाँ भी वो बैड स्मेल को है जो ना ख़त्म करता है। तो देखिए नैप्थलीन बॉल वाइट कलर का है, अगर आप उसको रख देंगे तो विथ टाइम जो है ना धीरे धीरे देखेंगे कि उसका साइज भी छोटा होते जाएगा। होता क्या है कि एक्चुअली वो विथ टाइम डिसअपियर होते जाता है, तो उसी का आपको रीजन देना है। तो आंसर यहाँ पे लिख चुके हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन सिर्फ लिखना ही सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, आप कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो है अपने लैंग्वेज में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो नैप्थलीन बॉल है एक्चुअली में क्या होता है कि वो एक सबलिमिट सब्सटेंस है। सबलिमिट क्या होता है कि द सब्सटेंस दैट कैन चेंज इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं करेगा, सीधे वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। जिसमें नैप्थलीन बॉल आ गया, ड्राई आइस आ गया, जिसको आप है ना यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको बोलते हैं। तो ये सब जो है, इसके अलावा आपका कैम्फर देखते हुएगा जो पूजा वगैरह में आप लोग यूज़ करते हैं, कैम्फर को आप जलाते हैं तो सीधे सॉलिड से वो गैस में चेंज हो जाता है। तो होता क्या है कि जो नैप्थलीन बॉल है ना वो आपका जो रूम टेम्परेचर है, कहने का मतलब क्या है कि आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उतना ही वही हीट लेगा, यानी कि वही हीट उसके लिए सफिशिएंट है ना। तो आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसी हीट से वो क्या हो जाता है कि वो इवेपोरेट कर जाता है, वेपोराइज हो जाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसका जो
आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है कि इवन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे भी वो बॉयल हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम, मतलब सम टाइम नहीं, जैसे कि आप कुछ दिन बाद जब आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, तो एकदम छोटा हो जाएगा बॉल, या हो सकता है कि ख़त्म भी हो जाए पूरी तरह से। तो आंसर है कि एज वी नो दैट नैप्थलीन बॉल इज ए सब्लिमेट सब्सटेंस उसी को बोलते हैं जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है। तो है ना, दैट कैन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड ऑन हीटिंग। तो यही चीज़ है कि व्हेन दे आर केप्ट दे गेट द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जब आप उसको रखेंगे तो सराउंडिंग से हीट लेगा, एंड डिसअपियर विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। मतलब रेसिड्यू होता है कुछ ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, है ना। रेसिड्यू यानी कि वो जाते जाते कुछ छोड़ दे, उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। तो जाते जाते यहाँ पे वो कुछ छोड़ नहीं रहा, ठीक है। तो आप आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है, कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप कमेंट कीजिए और मैं यहाँ से जो है आपको कमेंट के माध्यम से, यानी कि मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं, है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, है ना। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है उसको हम लोग कुछ दूर बैठे हैं ना, तो वहीं से जो है हम लोग उसको मिल जाता है हम लोग को स्मेल किसी भी परफ्यूम का, है ना। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, दूर से ही अगर कोई परफ्यूम स्प्रे कर रहा है, या इवन कि आपके घरों में अगर मान लीजिए कि पूजा वगैरह होता होगा तो इंसेंस स्टिक्स वगैरह अगरबत्ती यूज होता है, तो जैसे ही अगरबत्ती जलता है, आप किसी भी रूम में होते हैं ना, तो वहाँ से आपको उसका स्मेल मिल जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो देखिए, एज वी नो दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज फास्टेस्ट, है ना। आप जानते हैं कि अगर दो गैसियस मॉलिक्यूल्स को अगर आपस में डिफ्यूज करा रहे हैं तो सबसे जल्दी होगा, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन होता है वो फास्टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हियर द स्मेल ऑफ परफ्यूम डिफ्यूजेज विद एयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो एयर ऑफ ये जो परफ्यूम है, परफ्यूम का जो आप कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि वो भी एक गैस है, तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो एयर मॉलिक्यूल के साथ आकर के काफ़ी जल्दी डिफ्यूज हो जा रहा है। और डिफ्यूज होने के बाद आपको पता है कि गैस जो होते हैं मॉलिक्यूल वो एक जगह रहते नहीं है ना, तो वो एयर मॉलिक्यूल के साथ कैरी करके अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो आपके पास पहुँचेगा, है ना, आपके नोज तक पहुँचेगा, जिससे कि आपको उसका स्मेल मिल जाएगा। तो चाहे वो परफ्यूम हो, आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो, या फिर इंसेंस स्टिक्स वगैरह जला रहे हो, मतलब इन सब के केस में जो है ऐसा ये सीन जो है आपको देखने को मिलता है। तो आई थिंक समझ गए होंगे, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए इधर फोकस कीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हम आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। ठीक, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, इसमें बताना है कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है इनका ऑर्डर बताना है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ये भी ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बताना है, ये ध्यान रखना है स्पेशली आप लोगों को। चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है वो तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये देखिए कि मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया, फिर लिक्विड लिख दिया और फिर गैसेज लिख दिया। तो मैं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि हाँ सिर्फ चलो ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन लिखना है, मैं लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना है, हाँ वो तो हो गया, वो तो ठीक है, सॉलिड का सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे कि ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर, फिर वाटर, फिर ऑक्सीजन। तो ये मेरा कौन सा ऑर्डर हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम। लेकिन आपको बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि कम से ज़्यादा की तरफ। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे आपकी समझ लीजिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछेगा अगर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सबसे पहले ऑक्सीजन, है ना, सॉरी, सबसे पहले ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर इससे ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा किस में हो जाएगा, उसके बाद वाटर हो जाएगा आपका, और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा,
तो ये शुगर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे, जिसकी वजह से मैं ये गलत ऑर्डर लिख लिया था। तो आप भी जो है इन फ्यूचर ऐसा ना हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा ये 3 टेम्परेचर है जिस पे आपको वाटर का फिजिकल स्टेट आपको बताना है। तो देखिए एक्चुअली में अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की, तो जो 25 डिग्री सेल्सियस है ना, ये जो है 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में लाई कर है। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो स्लाइटली बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जो आपका वाटर है वो आपका फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एबव 100 यानी कि स्लाइटली एबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं आप वाटर को, जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है। प्योर वाटर होना चाहिए और 1 atm प्रेशर होना चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो आपका वेपर फॉर्म में यानी कि गैसियस फॉर्म में चेंज होना शुरू कर देगा। तो अगर कोई भी टेम्परेचर है जो 0 और 100 के बीच में लाई करता है ना, ऐसा नहीं कि 25 दिया है तो सिर्फ 25 पे ही ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, नहीं। कोई भी टेम्परेचर अगर दे दे 0 और 100 के बीच में और आपसे पूछता है कि आप बताइए कि वाटर जो है किस फिजिकल स्टेट में रहेगा, तो आप जो है उसका लिक्विड स्टेट ही बताइएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हम लिख लिए हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है बी पे देखिए, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहा है। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है ना, दोनों स्टेट में रह सकता है। वाटर स्टेट में भी यानी कि लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है और सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। एक्चुअली में अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और अगर वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो आइस फॉर्म में है यानी कि सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है ना बात आपको, क्योंकि अगर आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको आप लेटेंट हीट देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आइस मेल्ट कर जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है ना, आप पढ़े हुएगा। तो फिर भी अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर आपको इसमें डाउट है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि इस पे भी एक वीडियो आप लोगों को हम दें। ठीक, तो समझ गए। अच्छा, सेम चीज़, सेम कहानी आपको रिपीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जब देखिएगा कि वो भी कहीं ना कहीं ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वाटर के लिए, क्योंकि अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है तो काफ़ी हॉट वाटर है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और अगर वो वेपर फॉर्म में है, अगर वेपर है तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर रह सकता है। तो जब तक वेपर को 100 से थोड़ा भी कम टेम्परेचर नहीं देंगे, यानी कि 100 से जैसे ही टेम्परेचर उसका कम, यानी कि जैसे ही हीट एनर्जी उसको थोड़ा सा रिलीज करेगा, वैसे ही वो वेपर जो है वो कूल होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जिसको आप कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे सपोज कि वाटर फॉर्म में है और आप वो वहाँ पे अगर वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रहता है तो फिर वाटर से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ भी वैल्यू होता है कि पर ग्राम वाटर को कितना हीट देना है, पर केजी वाटर को कितना हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, है ना। तो इन सब का वैल्यू होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये भी आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया, यानी कि आप इस स्टेट में अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ना वाटर है तो उसको आप ट्रांजिशन स्टेट बोलिएगा, और वो उस स्टेट में दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, कि कमेंट का जरूर रिप्लाई किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। ओके, तो आइए बच्चों, फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हम आपके लिए। अभी जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो है आपको रीजन देना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 रीजन आपको देना है और आपको जस्टिफाई करना है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 रीजन दे करके इस चीज़ को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। आपको इसको जस्टिफाई करना है कि जो वाटर है ना रूम टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर पे आप जो वाटर रखते हैं तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में, तो रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो इस चीज़ को आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि वाटर को अगर आप लिक्विड कह रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो कहीं ना कहीं कि लिक्विड के सारे प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करके रखना होगा उसको।
तो ज़रा आप ये देखिए कि वाटर जो है, जो रूम टेम्परेचर पे जो आप वाटर यूज करते हैं वो लिक्विड के सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखता है कि नहीं। अब लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि लिक्विड के पास टेंडेंसी है फ्लो करने का, दैट कैन फ्लो इजीली, यानी कि फ्लूइडिटी जो है आप बोल सकते हैं, जिसको हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं, इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो इजीली। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं नोन एज या कोल्ड, इसको फ्लूइडिटी जो है हम लोग बोलते हैं, कोल्ड फ्लूइडिटी। अब इसको फ्लूइडिटी बोल सकते हैं कि वाटर के पास फ्लूइडिटी जो है ये लिक्विड का प्रॉपर्टी जो होता है, जो कि वाटर के पास है। रूम टेम्परेचर पे अगर आप पानी रखेंगे और पानी को गिराएंगे तो पानी इजीली क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, यानी कि फ्लूइडिटी का इसके पास प्रॉपर्टी है ना, तो इसलिए ये क्या है आपका लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि रूम टेम्परेचर क्या होता है। बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर रूम टेम्परेचर का क्या मतलब होता है। तो देखिए, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, आपके आसपास का टेम्परेचर है ना, आपके रूम का टेम्परेचर, ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है। जनरली क्या होता है, अगर हम देखें तो गर्मी के मौसम में थोड़ा हाई हो जाता है, 40 के आसपास। गर्मी के मौसम में अगर देखें तो 15-20, सॉरी गर्मी के मौसम, ठंडी के मौसम में, तो ठंडी के मौसम में अगर देखें तो 15, कभी कभी 10 भी चला जाता है। तो एक जनरल, अब चूँकि हमारे इंडिया में क्या है कि इंडिया में एक्चुअली में ज़्यादातर मौसम जो है वो गर्मी का है ना। इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया के जो मोस्ट पार्ट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए कहा जाता है कि जनरली जो रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आइडियल होता है, आइडियल एक टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पे अगर हम रखेंगे तो जो वाटर होगा हमारा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो ये आंसर आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ये ए का आंसर है और ये बी का आंसर है, ठीक है। जो मैंने बताया वही मैंने, अच्छा, दो प्रॉपर्टीज बोला था। दो प्रॉपर्टीज मतलब कि ये आपको जो है दो रीजन देना था, तो दो रीजन में आप वाटर का दो प्रॉपर्टीज मेंशन कर दीजिए कि इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो इजीली कॉल्ड फ्लूइडिटी, और दूसरा है कि इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है। लिक्विड का जो है वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। वाटर को आप जिस कंटेनर में रखेंगे ना उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है कि जो आयरन एल्मीरा है उसको आप सॉलिड कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इसका रीजन बताइए। तो देखिए, आयरन एल्मीरा सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं कि आप एल्मीरा रख के गए और वो लिक्विड हो गया, गैस बन के उड़ गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो आयरन एल्मीरा जो है वो सॉलिड है, तो अगर सॉलिड है तो सॉलिड के प्रॉपर्टी इसको होल्ड करके रखना होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी करना है कि यहाँ भी आप क्या कीजिए कि सॉलिड का 2-3 प्रॉपर्टीज मेंशन कर दीजिए। चूँकि दो ही रीजन आपको देना है तो दो रीजन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज़ हार्ड एंड रिजिड। सॉलिड है तो वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक। दूसरा कि इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जो कि सॉलिड का प्रॉपर्टी है। चूँकि रूम टेम्परेचर पे आप रखे हुए अलमीरा को तो उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड है, जो कि सॉलिड का गुण होता है उसमें पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, अगर हम उसको सॉलिड बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन के कितना भी घुमा फिरा करके आपसे पूछता है कि इसको हम सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, इस टेम्परेचर पे सॉलिड बोल रहे हैं, इसको इस टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों बोल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड के प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो हम उसको सॉलिड बोलेंगे। अगर वो लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है तो लिक्विड कहलाएगा, अगर वो गैस के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है तो वो गैस कहलाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो चलिए, आई थिंक कि आप समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो आप बेहिचक जो है कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप हमको ज़रूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। और ये चैनल आप ही लोगों का है, आप लोग अपना थोड़ा प्यार सपोर्ट दिखाइए ताकि जो है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है जहाँ तक हो सके हम जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आएँ। और कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ इसमें कमी है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा, है ना। हम कोशिश करेंगे अपने लेवल पे जितना भी हो सके ना हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने का। स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन ज़रा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाई इज आई सेट 273 केल्विन। अच्छा, जो 273 केल्विन होता है इसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस के नाम से भी जानते हैं। आप केल्विन में 273 बोलते हैं और सेल्सियस में वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन है कि why is I said 273 Kelvin that is 0 degree Celsius more effective in cooling than water at the same temperature। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर सपोज दैट
कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पे वाटर भी है और सेम टेम्परेचर पे आइस भी है, ठीक है। फिर भी आप देखते होइएगा कि जनरली हम लोग चीज़ों को ठंडा रखने के लिए आइस का यूज़ करते हैं, यानी आइस में जो है हम लोग, जैसे कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, छोटे दुकान वगैरह में आप देखते होइएगा तो लोग आइस का ही यूज़ करते हैं, जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है। फिर भी कूलिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा पैदा कर रहा है कौन, तो यहाँ पे आइस पैदा कर रहा है। तो इसी चीज़ को जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों। आंसर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आइस एट 273 केल्विन यानी जिसको 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं विल बी मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। ये तो सेम वही है जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। अच्छा, बिकॉज आइस हैज लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देन वाटर, यानी कि रीजन ये है कि आइस के पास जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है ना वो वाटर की तुलना में कम है। अब आप पूछेंगे कि कम कैसे है, तो जरा देखिए, अगर मान लीजिए कि आइस है तो आइस को जब आप मेल्ट करते हैं तभी तो वो पानी बनता है। तो जब आइस मेल्ट होगा तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो होता क्या है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, आप जानते हैं कि अगर 1 kg आइस को अगर आप वाटर में चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए जो है आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। और अगर आप 1 kg आइस लेते हैं तो 1 kg आइस को वाटर में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको देना पड़ता है, इसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। और इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, तो ये होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg, है ना। यानी कि 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg, या फिर आप इसको 334 जूल पर ग्राम भी बोल सकते हैं। यानी 1 ग्राम अगर आइस है तो उसको 334 जूल आपको हीट एनर्जी एक्स्ट्रा बाहर से देना पड़ेगा, तब जा करके वो वाटर में चेंज कर जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि वाटर में जब वो चेंज हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी लिया, तब जा करके वाटर में चेंज हुआ। तो अगर दोनों को हम कंपैरिजन करें, अगर हम 1 kg आइस ले लें और 1 kg वाटर ले लें, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हैं, तभी भी जो वाटर है ना, वाटर के पास 3.34 इंटू 10⁵ जूल हीट एनर्जी एक्स्ट्रा है उसके पास, है ना, वाटर के पास। तो इसकी वजह से वाटर चूंकि ज़्यादा हीट एनर्जी को होल्ड करके रखा है, तो स्वाभाविक है कि वो कूलिंग इफेक्ट कम पैदा करेगा, है ना। दैट इज व्हेन आइस एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट चेंजेस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है। तो काफ़ी सिंपल सा स्वीट सा आंसर है ना। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, हमको पता तो चलना चाहिए कि आप लोग को जो है कहाँ नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम जो है ये सब कुछ आप ही लोगों के लिए ला रहे हैं। तो फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, लगे कि हाँ सर, क्योंकि देखिए हम यहाँ से समझा दे रहे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% आप समझ जाइए। मान के चले कि 10, 15, 20% ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा। तो उसके लिए जो है कमेंट बना हुआ है ना, तो उसका फ़ायदा उठाइए। YouTube जो है वो कमेंट का फीचर इसीलिए दिया है कि अगर आप हमारे साथ इंटरेक्ट होना चाहते हैं, है ना, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर जुड़िए, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चन डिस्कस। स्टूडेंट्स, ये देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि विच यानी कि व्हाट प्रोड्यूसेज मोर सीवियर बर्न्स। इसमें बताना है कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम, यानी ये कहना चाह रहा है कि सपोज दैट कि आपके पास बॉइलिंग वाटर भी है और स्टीम भी है ना। तो इन दोनों केसेस में कौन मोर सीवियर बर्न्स जो है वो पैदा करेगा, ठीक है। यानी कि दोनों, सपोज कि इफ़ बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, सपोज कि जो बॉइलिंग वाटर होता है जनरली उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है अगर वो प्योर वाटर है तो, है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम लोग 1 atm कंसीडर करके चले तो, ठीक। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो बॉइलिंग वाटर भी होगा, और उसी स्टेट में अगर वो वेपर फॉर्म में है तो वो वेपर फॉर्म में भी रहेगा। तो दोनों केस में बताना है कि कौन सीवियर बर्न्स पैदा करेगा। अब ध्यान रखिएगा कि सेम जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो बोला कि here steam will produce more severe burns at the same temperature 100 डिग्री सेल्सियस because steam has latent heat of vaporization
विच इज, अब देखिए जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसका वैल्यू कितना होता है। अगर सपोज दैट कि आप 1 kg वाटर को अगर वेपर में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए 22.30 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, यानी कि इतना जूल एनर्जी, हीट एनर्जी जो है आपको सप्लाई करना पड़ेगा वाटर को, तभी जा करके वो वेपर फॉर्म में चेंज हो पाएगा। हैंस इट कैरी मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स। तो यहाँ पे क्या है कि ये ज़्यादा मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैरी कर रहा है ना, स्टीम जो है। तो ऑब्वियसली अगर स्टीम जो है ज़्यादा हीट एनर्जी कैरी कर रहा है, अगर एक्सीडेंटली अगर वो टच में आ जाता है तो फिर वो ज़्यादा सीवियर बर्न्स जो है वो पैदा करेगा। देखते हुए कभी खाना पक रहा होता है घरों में, या फिर सपोज दैट कि पानी गर्म हो रहा है, आप उसको ढके हुए हैं ढक्कन से और एक्सीडेंटली अचानक अगर आप ढक्कन हटाते हैं ना और कहीं गलती से जो है उसका जो स्टीम है अगर आपके हाथ पे लग जाए तो देखते हैं ना कि वो पूरा रेड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग से सेंसेशन जो है वो पैदा करता है आपके उस पार्ट पे, उस ऑर्गन पे। इसको आप प्रैक्टिकली जो है कभी फील किए होइएगा, है ना। तो ये जो आंसर है इसका, है ना, बहुत ही इजी वे में हम रखे हुए हैं, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किए हैं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे याद क्या करना है, आप थोड़ा सा समझ भी लेंगे सही से ना, तो 2-3 बार अगर आप मतलब इसको लिख लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, या फिर थोड़ा समझ भी लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ बस रट लिए लिख करके, थोड़ा समझिए भी, इसको समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर गया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद जो है एक्सरसाइज जो है आपका बिल्कुल टाइम फिक्स हो जाएगा। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक है। यहाँ पे डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको जो है डायग्राम को देख करके आपको बताना है कि ये जो फिगर जो शो कर रहा है ये किस प्रोसेस को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ABCDE एंड F इस डायग्राम में दिया हुआ है ना। आपको चेंज इन इट्स स्टेट जो है बताना है कि ये किस चेंज इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन रादर देन आंसरिंग इट, क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन समझना है ना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो देखिए आप यहाँ पे फिगर है, सबसे पहले देखिए कि ये सॉलिड है, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये सॉलिड है, तो सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होने का प्रोसेस होता है, आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में चेंज होता है तो इसको हम लोग फ्यूजन या मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, मेल्टिंग या फ्यूजन, आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अच्छा, अब मान लीजिए कि लिक्विड से अगर गैस में कोई चीज़ चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपको पता ही होगा कि अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। अच्छा, तो ये जो एरो दिया है ये फॉरवर्ड एरो है। अब देखिए बैकवर्ड एरो है, मतलब ये भी आपसे पूछना चाह रहा है एनसीईआरटी कि अगर आप सपोज दैट कि गैस से लिक्विड में आते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन और भी होता है क्या, कि आपको हीट जो है इंक्रीज करना होगा। स्वाभाविक है कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, और साथ ही साथ प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जो फॉरवर्ड एरो है इधर से इधर आने पे आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा और प्रेशर डिक्रीज करना होगा। वही अगर आप रिवर्स गियर लगाते हैं, है ना, पीछे की तरफ आते हैं, तो उस केस में याद देखिए कि आपको जो है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा बट प्रेशर इंक्रीज करना होगा। डिक्रीज हीट यानी कि टेम्परेचर, यानी कि हीट डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करेंगे जिससे कि मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आएंगे, है ना। तो ये भी आपसे पूछा है। तो जब आप रिवर्स आएंगे तो सी में क्या होगा कि गैस से अगर आप लिक्विड में आते हैं वापस गैस से लिक्विड में, तो सी में बताना है। तो जो प्रोसेस होता है जिससे कि गैस में लिक्विड में आते हैं हम लोग, उसको हम लोग कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, है ना, या फिर उसको लिक्विफैक्शन भी बोला जाता है। कंडेंसेशन बोलिए या लिक्विफैक्शन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अच्छा, फिर अगर लिक्विड से सॉलिड में आप आते हैं तो इसको आप जानते हैं कि सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग।
अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अगर सपोज दैट यहाँ एक एरो दिया है कि डायरेक्टली अगर आप सॉलिड से आ जाते हैं गैस में तो इसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। कुछ सब्लिमेट सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कैम्फर हो गया, इसके अलावा ड्राई आइस वगैरह हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब जो है, या फिर नेफ्थलीन बॉल हो गया, तो ये सब जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो है ई में, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, इसको सब्लिमेशन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट कि सीधे अगर आप वापस आ जाते हैं गैस से सॉलिड में तो इसको हम लोग डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन होना चाहिए रिवर्स जाने के लिए और फॉरवर्ड जाने के लिए, ये कंडीशन होना चाहिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके जो है हम इसका आंसर लिख देते हैं, आप अपने नोटबुक में जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए सॉलिड से अगर हम लिक्विड में आते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ ए में आप लिखिएगा मेल्टिंग, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो भी था मैंने इसको फिगर के थ्रू, मतलब ये डायग्राम में भी मैं लिख दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच लग रहा है देखने में, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो आप यहाँ साइड में जो है मैं आपको लिख देता हूँ ताकि जो है ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियरली दिखेगा। तो देखिए ये जो ए है, ए में आप क्या लिखिएगा, ये जो है आपका मेल्टिंग और फ्यूजन, क्लियर है, ओके। अब हो गया ई, तो ई में आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ रहे हैं तो इसको सब्लिमेशन बोल दीजिए, सब्लिमेशन। और एफ में जो है आप गैस से वापस सॉलिड में आ रहे हैं तो आप इसको डिपोजिशन बोल सकते हैं, है ना। अगर हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहे हैं तो इसको डिपोजिशन हम लोग बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं बुक में जो है ना इसको भी सब्लिमेशन के ही नाम से दिया। ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं भी आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पे जो है हमको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से इंटरेक्ट होइए और हम आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आप जो है स्माइल कीजिए, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट कीजिए, याद कीजिए, है ना। ओके, थैंक यू।